गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग इस समय कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 6 से 7 वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को हमने आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। आप वो पूरा सभी पार्ट आप लोग देख लेंगे, क्योंकि जब सारी बातें आप जानते रहेंगे तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। आज इस पार्ट में हम लोग जो है उसके आंकिक प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से आंकिक प्रश्न आते हैं एग्जाम में। वहां से हम इसको टेकअप करेंगे और सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आप पूरा वीडियो देखा करिए और सारे प्रश्न आपको समझ में भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चों की बीच से वीडियो को स्किप ना किया करिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप सही मन से पूरे दिमाग से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी। दूसरी बात यह बच्चों की इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले हम पहले कुछ कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रख लें। कुछ प्रमुख बातें हैं जो उसको हम जान लें ताकि हमें आंकिक प्रश्न करते समय कोई दिक्कत ना आने पाए। आइए पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में होता क्या है बच्चों, ये मान लीजिए उसका ध्रुव है, ये अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एफ है फोकस, ये है उसका सी है। और एक उत्तल दर्पण मान लीजिए बना लेते हैं यहां पे, ये उत्तल दर्पण है। दोनों स्थितियों में हम देख लेते हैं क्योंकि सवाल जो दिया जाएगा उत्तल अवतल दोनों से दिया जाएगा बच्चों। यहां पर ए है एफ, ये है सी। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहां पर एक बात ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण के केस में ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये है बच्चों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोनों स्थितियों में हमसे आंकिक प्रश्न किए जाएंगे, तो हम दोनों को थोड़ा सा कुछ मोटी मोटी बातें उसको जान ले। जैसे आप देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो देखिए जो फोकस है, वो फोकस क्या है कि दर्पण के बाईं ओर है। तो हमें एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि जो बिंदु दर्पण के बाईं ओर आएगा उसका चिन्ह हम ऋणात्मक लिखेंगे। हम आपको चिन्ह परपाटी में पढ़ा चुके हैं कि जो चीजें दर्पण के बाईं ओर आएंगी वो समस्त चीजें आपका जो क्या होगा ऋणात्मक होगा, और जो चीजें दर्पण के दाहिनी ओर आएंगी वो समस्त चीजें धनात्मक होंगी। ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सारे बिंदु अगर मान लीजिए दर्पण से बाईं ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर दर्पण के दाहिनी ओर जाएंगे तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। मोटी मोटी बातें आप लोग याद रखेंगे। अवतल दर्पण के केस में यही हाल उत्तर दर्पण के केस में भी है। यहां पर भी क्या होगा कि अगर हम बाईं ओर आएंगे तो क्या होगा, वो चिन्ह ऋणात्मक होगा, और दाहिनी ओर जाएंगे तो क्या होगा, समस्त चीजें धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण के केस में क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर जैसे एफ है यानी फोकस दूरी जो है अर्थात एफ का मान क्या होता है, वो ऋणात्मक माना जाता है अवतल दर्पण के केस में, क्योंकि ये क्या है आपका, ये बाईं ओर है। अवतल दर्पण अर्थात जो आपकी फोकस है वो बाईं ओर है दर्पण के, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और कोई भी वस्तु जो रखी जाती है अवतल दर्पण में, वो क्या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में हो, वो बाईं ओर ही रखी जाती है। तो वस्तु से दर्पण की दूरी जो u होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी कहो या वस्तु से दर्पण की दूरी कहो, वो u होता है। वो भी क्या होगा बच्चों, वो ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और तीसरी बात जो होता है v अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, ये धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसकी बात हम देखेंगे कि कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। पहले इन बातों को हम इसलिए समझ ले रहे हैं ताकि आंकिक प्रश्न में हमें कोई दिक्कत ना आने पाए। तो देखिए बच्चों, v का मान अर्थात जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको कब धनात्मक कहेंगे कब ऋणात्मक कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि जब आपका प्रतिबिंब जो होता है
वो वास्तविक बनता है। ध्यान देंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, या तो वास्तविक बनेगा या तो काल्पनिक बनेगा। तो वास्तविक की स्थिति में जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसमें v का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है और उल्टा बनता है। ये आप ध्यान से इसको समझेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा अगर वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो v का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है तो वहां पर क्या होता है बच्चों कि वहां पर जो v का मान होता है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और आपका प्रतिबिंब क्या होगा, वो सीधा बनेगा। ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के केस में f का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण ये है, f कहाँ है, दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए ये ऋणात्मक होता है। u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, चूंकि क्या होता है कि u अर्थात जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो वो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा। बात यहाँ पर v होता है, v की है, अगर v का मान क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी बच्चों, जब आपका प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक बनेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वस्तु जो है प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान क्या रखेंगे, हम ऋणात्मक रखेंगे, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हम v का मान क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। ये बातें आपको अवतल दर्पण के केस में याद रखना है। यही हाल उत्तल दर्पण में भी होगा। आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो f होता है वो देखिए दाहिनी तरफ है, तो f का मान उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, धनात्मक होगा। आप याद रखेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं दर्पण से दाहिनी ओर है, तो उत्तल दर्पण के केस में f का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। u का मान क्या होता है बच्चों, ये ऋणात्मक हमेशा होगा, क्योंकि u हमेशा अर्थात जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है वो u होता है, और चूंकि ये बाईं ओर रखा जाता है इसलिए u का मान इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और v का मान अर्थात यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है। याद रखेंगे, उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनने का मतलब हुआ कि v का मान वहां पर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। भी आपको अवतल दर्पण के केस में भी मैंने बताया था कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है तो v का मान क्या हो जाता है बच्चों, धनात्मक हो जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इतनी बातें जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें क्या होता है, चिन्ह में दिक्कत होती है, और चिन्ह अगर हम गलत लगाएंगे, साइन गलत दिखेंगे, तो हमारा जो प्रश्न है वो भी ढंग से हल नहीं हो पाता है और उत्तर नहीं आता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आंशिक प्रश्न की ओर चलें। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न किए जाते हैं। तो प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ इस चैप्टर में जो प्रश्न है, जो अंकित प्रश्न है, वो जो है कुल मिला के 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, प्रश्न है एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखी है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आइए देखते हैं बच्चों। देखिए सवाल क्या है आपका कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो फोकस अर्थात f का मान दिया गया है, और दूसरा क्या दिया जा रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान दिया जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनने का मतलब है कि वो आपसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है, कितनी दूरी पर बनेगा। अर्थात यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो जो हल हम करने लगते हैं तो पहली चीज तो ये नोट करते हैं कि दर्पण हमारा क्या है। चूंकि दर्पण कैसा है आपका? अवतल है। यहां पर लिख लेंगे, चूंकि दर्पण क्या है? अवतल है, इसलिए फोकस दूरी जो आपका f जो दिया गया है वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपको अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि फोकस जो होता है बाईं ओर होता है, इसलिए वो 20 दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -20। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु की दूरी क्या होती है? u का मान कितना दिया है? -30 आप लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है, तो बाईं ओर की दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? v का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। अब आपके दर्पण सूत्र के फार्मूले से यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या है आपका? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर मान रख देंगे, 1/f का मतलब 1/-20 बराबर 1/-30 प्लस 1/v। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। आप देख रहे हैं कि 1/-30 था, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाया ही नहीं। इस तरफ आपका पहले से ही क्या है? -1/20 यहाँ पर लिख दिए हैं, बराबर 1/v यहाँ पर बचा है। अब देखिए 30 और 20 का लासा ले लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। ठीक है, अब 30 को 60 से भाग देंगे तो 30 दूनी, और 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ऋण है ऋण लगाएंगे। 20 को 60 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, अब बराबर 1/v आपका है ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/60 बराबर 1/v। अब यहां से हम जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो v बराबर हो जाएगा, जब तिरछा गुणा कराएंगे तो v का मान आएगा -60 सेंटीमीटर। अर्थात v का मान जो आपके दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी आ गई? -60 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जो कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। यही आपसे पूछ रहा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक कैसे पता लगा? ऋणात्मक चिन्ह से। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऋणात्मक होगा साइन तो वो क्या होगा? प्रतिबिंब फिर वास्तविक होगा।
और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा भी बनेगा। आप चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए मिटा दे, आइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर चिन्हों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अगर चिन्हों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और हम आप सारे प्रश्न को करते चले जाएंगे। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न बच्चों बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने वही प्रश्न लिया है जो बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, ये इस प्रश्न को देखा जाए कि क्या है ये। जैसा कि प्रश्न को हम पढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण, यहां भी दर्पण कैसा है, अवतल है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो यहां पर देखेंगे कि अवतल दर्पण, आपका जो दर्पण है वो कैसा है, वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस बात को हम नोट इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें चिन्हों का ध्यान रहे। दर्पण कैसा है, हमारा अवतल है। तो कह रहा है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, अर्थात u का मान जो है वो -30 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जो दर्पण है, वस्तु जो रखी गई है वो दर्पण के सामने रखी गई, हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वो -30 यहाँ पर होगा। u का मान रखा गया है। वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे, अर्थात वो दाहिनी ओर बनने की बात की जा रही है। v का मान जो है धन में लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, अर्थात दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है। कहने का मतलब, अगर ये दर्पण है तो दर्पण अवतल है, तो अवतल होने का मतलब है कि ये, मान लीजिए ये स्थिति है, और दर्पण के पीछे बनने का मतलब प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, इसलिए वो धनात्मक होगा। तो कहने का मतलब v का मान धनात्मक होगा और 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है दर्पण के पीछे। फिर दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है, f का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही दर्पण सूत्र का फार्मूला यूज करेंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान को रखते हैं 1/f बराबर u का मान 1/-30 प्लस 1/v का मान क्या है, 40। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम इसको एलसीएम लेंगे। 30 और 40 का कितना आएगा, 120 आएगा। फिर इसमें इसको भाग करेंगे, 30 को 140 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में है तो -4 आ जाएगा, -4। अब प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 40 से 120 को भाग देंगे, कई बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये 1/f आपका है ही है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या, इधर लिख देते हैं, इसका यहां लिख लेते हैं, यहां पे
तो 1/f बराबर ये क्या हो जाएगा, -4 + 3 कितना आएगा, -1/120। अब यहां पर इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, -120 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई, -120 सेंटीमीटर। यही पूछा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो कितनी होगी, -120 सेंटीमीटर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हमें चिन्हों का ध्यान में रखना है, और चिन्ह अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें। आइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोग हड़बड़ा के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और घर पे आके जब मिलाते हैं तो कहते हैं अरे यार हमने तो गलती कर दिया है। तो गलती करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत आपको आने नहीं पाएगी, आप पूरी बात को समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का। तीसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या दिया गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा व प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। ये प्रश्न है बच्चों। आइए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण यहां फिर अवतल है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अर्थात यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी जो दी जा रही है वस्तु की दी जा रही है, और 4 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की ऊंचाई दी जा रही है। फिर क्या कह रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात V आपसे पूछ रहा है। और एक चीज और पूछ रहा है, वह प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ रहा है, और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये दो बातें हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमें दिया है वो हमें लिख लेना है। तो फोकस दूरी दी गई है, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल है, अवतल दर्पण है। इसको हम इसलिए लिख लेते हैं चिन्हों की गलती ना होने पाए। अवतल दर्पण है तो F क्या होगा, ऋणात्मक होगा। F बराबर -15 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात U दे रहा है, U बराबर -25 सेंटीमीटर। U का मान हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों केस में U का मान ऋणात्मक ही होता है, याद रखेंगे।
और क्या दे रहा है, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई, अर्थात ऊंचाई को एच लिखते हैं और वस्तु को ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो एच ओ लिख देते हैं। एच ओ जो है वो कितना दिया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई रखी जाएगी तो वो एच आई लिखेंगे, क्योंकि एच क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, और आई क्या है, इमेज है। इमेज को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो एच ओ कितना दिया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, वी, वी पूछा जा रहा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, यानी क्या पूछा जा रहा है, एच आई का मान भी आपसे पूछा जा रहा है। इतनी बातें आपको कुछ दी गई हैं, जैसे ये चीज, 3 चीज आपको दी गई है और 2 चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर दर्पण सूत्र लगाते हैं तो दर्पण सूत्र के माध्यम से सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, v का मान निकाल लें, आसानी से निकल जाएगा। चूंकि f है और u है तो v आराम से हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, 1/f का मतलब 1 -15 बराबर 1/u कितना है, -25 प्लस 1/v। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे कि हो जाएगा 1/25, क्योंकि माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, -1/15 बराबर इधर क्या बचा, 1/v। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 25 और 15 का 75 आएगा, 75 आएगा। अब 25 को 75 से भाग देंगे तो 25 तिया कितना आएगा, 25 तिया 75, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ऋण है ऋण लगाएंगे, 15 को इससे भाग देंगे 75 को 15 से तो 15 पचे 75, अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये -5 हो गया बराबर 1/v हो गया। अब 3 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2/75 बराबर 1/v हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -75/2। ये बटे में चला जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे, चूंकि 75 एक कम 75 हो जाएगा और 2v हो जाएगा, तो v को यहां रखेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 37.5, यानी v का मान आया -37.5 सेंटीमीटर। अर्थात एक उत्तर तो हमें मिल गया कि दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन एक बात और आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि जो आपका यम होता है आवर्धन, अर्थात उसमें होता क्या है कि आवर्धन है क्या, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लेंगे, अर्थात m बराबर hi बटे ho, अर्थात वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। ये एक फार्मूला है, आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाते समय इस बात को मैंने बताया था कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों को हम क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं, तो वो आपका आवर्धन आ जाता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे क्या, एच आई। तो देखिए एच आई बटे एच ओ बराबर -v/u। एच आई क्या है, ये आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो यही पूछ रहा है, एच आई को एच आई रहने दे। एच ओ का मतलब वस्तु की ऊंचाई, ये दे रहा है कितना, 4, क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। और दूसरी चीज 4 ही दे रहा है बच्चों, देख ले, ठीक है 4 ही है, 4 ही है। इसके बाद आपका v अभी आपने निकाला, कितना निकाला, -37.5, ये बराबर है, ये माइनस तो पहले से है, इधर -37.5, अब बटे u का मान अभी आपने देखा यहाँ पर क्या है, -25। ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच आई
बटे 4 बराबर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 बटे -25, ये हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस गुणा कराएंगे हम यहाँ पर फिर से, तो इसको लिखेंगे -25 गुणे HI बराबर 4 गुणे 37.5, 37.5। अब क्या करेंगे, इसको हम HI को यहीं रोक लें, HI बराबर 4 गुणे 37.5 बटे -25, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आएगा, मान लीजिए इसको 25 है तो 12.5 से अगर इसको भाग दें तो 12.5 का मतलब हुआ कि ये 2 बार गया, और इसको 12.5 से इसको जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात HI का मान आ गया ऋणात्मक है -6 सेंटीमीटर। HI का मान कितना आया, -6 सेंटीमीटर आया, अर्थात जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है और वो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, 6 सेंटीमीटर माइनस में है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर पूछा, पहला जो पूछा गया था प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने दर्पण सूत्र के प्रयोग से v का मान निकाल लिया, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद हम अपने आवर्धन के सूत्र से, चूंकि हमें HO का मान दिया गया था, HO का मान दिया गया था, तो हमारे पास फार्मूला है कि जो HI बटे HO अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये बराबर होता है -v बटे u के। ये फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। और -v का मतलब v क्या है, वस्तु की दूरी, जो अभी अभी हमने निकाल लिया यहाँ पर, और u आपका पहले से यहाँ पर दे रहा था 25 -25, तो हमने वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, फिर सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर HI का मान आ गया, कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे और हम देखते हैं कि हमें जो निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है कि जो हमें निकालना है उसको हम बाद में लिख देते हैं, बाद में लिखा रहता है तो उसको हम पहले कर लेते हैं, जिसकी जरूरत है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी,
दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो यहां पर भी दर्पण आपका क्या है, अवतल है। दर्पण अवतल है, पहली बात तो नोट कर लिए। 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u बराबर -32 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची, अर्थात वस्तु की ऊंचाई ho का मान दिया जा रहा है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई भी दी जा रही है। फिर कह रहा है प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, वास्तविक है। वास्तविक कहने का मतलब है कि वो और उल्टा है, तो यहां पर कहने का मतलब, और उसकी ऊंचाई भी दी जा रही है 3 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई hi भी दे रहा है 3 सेंटीमीटर, और ये -3 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों अब माइनस, यहाँ से दे रहा है 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक। तभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब जो वास्तविक बनता है तो वो उसमें यम का मान माइनस होता है, वो उल्टा बनता है, तो उल्टा जो होगा तो वो माइनस में हम इसको लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, f का मान आपसे पूछ रहा है, तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान भी पूछ रहा है। ये इतनी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर f और v दोनों हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर केवल u दिया गया है और ho अर्थात वस्तु की ऊंचाई दी गई है और hi प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि दर्पण का सूत्र अगर मान लीजिए अगर हम लगाएं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, मान लीजिए इस फार्मूले का हम उपयोग करें, तो यहाँ पर ना तो हमें f ज्ञात है और ना तो हमें v ज्ञात है। तो एक ही फार्मूले में अगर दो चीज अगर अननोन हो तो उस फार्मूले का प्रयोग हम नहीं कर सकते, फिर हम लगा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है, अभी मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला है hi प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये बराबर होता है -v/u। चूंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू दिया गया है, u का मान दिया गया है, सबसे पहले हम v का मान निकाल ले, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो है ज्ञात कर ले। तो hi जो है आपका वो -3 है बटे ho कितना है, 2 है, बराबर -v का मान आपसे पूछ रहा है तो v को v ही रखें, और u का मान कितना है -32। ये आप इसको माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, यहां पर तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे v बराबर 32 गुणे -3। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणे -3 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 16 दूनी 32। अब 16 को -3 से गुणा करेंगे तो v बराबर -48 सेंटीमीटर, यानी एक आंसर आपका आया। अर्थात क्या आंसर आया, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात हो गई, लेकिन अभी हमको फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। तो v का मान है हमारे पास, u का मान पहले से दिया गया है, अब हम दर्पण सूत्र यहां पर लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f अर्थात फोकस निकालना है, u का मान 1/ कितना है -32 प्लस 1/v का मान कितना भी हम लोग निकाला -48। ये अब क्या करेंगे, 1/f बराबर
क्या हो जाएगा 1/-32 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/48, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, 32 और 48 का कितना आएगा, आप बताइए कितना आएगा। 32 और 48 का एलसीएम लेंगे, पहले 2 से काटेंगे 16 हुआ, ये 24 हुआ, फिर 2 से काटेंगे ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, फिर 2 से काटेंगे ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 1 हुआ, 3 हुआ, फिर 3 से काट देंगे ये 1 1 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 32 तिहैया कितना हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 हुआ, 48 दूनी 2 अठे 16 2 चौका 96, अर्थात इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 96 आया। तो 96 आया तो इसको इससे भाग देंगे 32 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 बार 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो -3 और ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, 48 दूनी 96, ये -2 हुआ, तो 1/f बराबर ये हो रहा है, तो 1/f बराबर ये हो जाएगा -5/96 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा f बराबर -96/5, इसको 5 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 1 46, 5 दूनी 10, अर्थात आ गया -19.2 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई कितनी, -19.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने v को निकाला, और v को निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया, अर्थात HI/HO यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u होता है। इसके माध्यम से हमने क्या किया, v को पहले निकाल लिया, और जब v निकाल आया तो हमारे पास u ऑलरेडी था, तो f का मान हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर दिक्कत कुछ भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, सिर्फ यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा हमें देखना है कि पहले हम क्या निकाल लें कि हमें लाभ मिल जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, हम इसके और जो पार्ट हैं और जो टाइप के क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा हम बल्कि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाने से क्या होता है कि रिवीजन ढंग से नहीं हो पाता है। तो इतने क्वेश्चन को हमने आज आपको बताया, अब आगे की बातें हम इसके बाद वाले वीडियो, इसके आंकिक प्रश्न का हम और बना देंगे, ताकि लगभग समस्त टाइप आपको मिल जाए। और देखेंगे आप कि एग्जाम में क्या होगा कि ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, हो सकता है डिजिट बदल दिया जाए, लेकिन प्रक्रिया सब में यही रहेगी। तो आप सारी चीजों को अच्छे ढंग से देखेंगे, एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे, ताकि सारे प्रश्न आप अच्छे ढंग से कर सकें और कहीं से कोई आपको दिक्कत ना होने पाए। और दूसरी बात है बच्चों कि अगर मान लीजिए वीडियो आपको समझ में आया है, आपको ये बातें समझ में आ रही है, तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।